हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट सेकंड में ही अपन कुछ थ्योरम तो कर चुके थे थर्ड ईयर में, और उस यूनिट के अंदर जो अपने पास में टॉपिक चल रहा था उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम अपन कर लिए थे, ठीक है। और कुछ थ्योरम जो बची हुई है वो अपन आज करेंगे। तो उसमें जो अपने पास में टॉपिक है वो टॉपिक तो क्या है, उस चैप्टर का ही नाम लिख रहा हूँ मैं जो यूनिट हमारे पास में है, ठीक है। हालांकि ये टॉपिक अपन कर चुके हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन एंड कोची-गोरसा थ्योरम, गूरसेट थ्योरम, ठीक है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो अपन ये किए थे समाकलन थ्योरम से कि जो एफ जेड डी जेड होता है आपके पास में किसी भी समवृत्त कंटूर में, किसी भी क्लोज कंटूर के अंदर वो वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ये ध्यान रखना, ये जरूरी नहीं कि एफ जेड डी जेड ही लिखो, इसको मन कर रहा है तो ऐसे लिख सकते हो। कंटूर के अंदर ये एफ जाई कर दिया, इसको भी कर दिया डी जाई कर दिया, इक्वल टू 0 कर दिया, तो ये भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे। मन कर रहा है जाइनिटी लेने का तो ये भी ले सकते हो, कंटूर एफ टी और फिर से डी टी बराबर 0, तो इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये सारे एक ही चीज है। क्लियर है? तो ये अपन कर चुके थे कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन थ्योरम, ठीक है। अपन जो आज जो थ्योरम कर रहे हैं ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम की पहले स्टेटमेंट लिखते हैं कि स्टेटमेंट क्या कहता है। ये थ्योरम एक सह संबंध प्रांत जी में, एक सहसंबंध प्रांत जी में फलन एफ जेड के लिए अनिश्चित समाकलन, फलन एफ जेड के लिए अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन रखने की एक आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध, रखने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध, रखने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध, आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध फलन एफ जेड का जी में विश्लेषित होना है। फलन एफ जेड का जी में विश्लेषिक होना है। देखो क्या कहना चाह रहा है थ्योरम, अभी और लैंग्वेज है। एक सहसंबंध प्रांत जी में फलन एफ जेड के लिए अनिश्चित समाकलन, बता दूं अभी है क्या, रखने के लिए आवश्यक तथा पर्याप्त प्रतिबंध है कि एफ जेड का जी में विश्लेषित होना है। पुनः किन्हीं दो अनिश्चित समाकलों में, पुनः किन्हीं दो अनिश्चित समाकलों में एक अनिश्चित समाकलों में एक अचर का अंतर होना है। एक अचर का अंतर होना है, अंतर
होना है। ठीक है, इंग्लिश में और लिख देता हूं लैंग्वेज, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए नेसेसरी and sufficient condition, a necessary and sufficient condition for a function fz2 a function fz2 indefinite fz2 indefinite integral in a simply connected in a simply connected region या domain, simply connected domain G is that the function fz is that function fz to analytic, fz is that function fz analytic ठीक है। और एक पार्ट इसका और है, वो भी देख लो, फर्दर एनी टू इंडेफिनेट फर्दर एनी टू indefinite इंटीग्रल डिफर बाय ए इंटीग्रल डिफर बाय ए कांस्टेंट। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। अब ध्यान से सुनना फिर से, थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। थ्योरम ये कह रहा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है कि फंक्शन जो fz है वो क्या है, अगर इंडेफिनेट इंटीग्रल इन ए सिंपली कनेक्टेड डोमेन G में हो तो उसका मतलब क्या होगा कि fz को एनालिटिक होना पड़ेगा। यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे नेसेसरी कंडीशन में कि क्या करेंगे, अपन लेट करके चलेंगे कि इंडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो सिंपली कनेक्टेड डोमेन G में है, तो क्या फंक्शन एनालिटिक है क्या। तो जाएंगे सफिशिएंट कंडीशन पे। सफिशिएंट क्या कहेगा कि fz क्या है, fz आपको एनालिटिक है, तो उसको दिखाना पड़ेगा इंडेफिनेट इंटीग्रल। समझ गए, वही तो कहना चाह रही है कि एक सा शब्द प्रांत G में फलन fz के लिए अनिश्चित समाकल। अब बात ये आ गई इंडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। बोले कल ही देखें अपन कि जो fz की जो वैल्यू होती है आपका इसमें इंटीग्रेशन फॉर्म में, उसको हम लिखते हैं फाई डैश जेड। fz की जो वैल्यू होती है उसको अपन क्या लिखते हैं fz। ठीक है, fz बराबर क्या लिखते हैं अपन फाई डैश जेड। fz बराबर फाई डैश जेड, सॉरी f डैश जेड बराबर अनिश्चित समाकल के लिए अपन जो कंडीशन लिखते हैं फाई डैश जेड बराबर fz, फाई डैश जेड बराबर fz। कल ही अपन ये देखे थे डेफिनेशन पूर्वक के लिए। ठीक है, बता रहे थे ना अपन कि जो फाई जेड है यहाँ पे क्या fz का पूर्वक है, प्रिमिटिव ही है। ठीक है, अब आ जाओ इस वाले पे। अभी कहना क्या चाह रहा है वो देखो फिर ध्यान से। सबसे पहले अपन क्या लेके चलेंगे, इसको लेके चलेंगे प्रिमिटिव। चलें प्रूफ पे, आ जाओ। समझ गए, सबसे पहले अपन लेके चलेंगे कि fz अनिश्चित समाकलन है, तो क्या फलन fz विश्लेषिक है।
फिर दिखाएंगे अपन कि एफ जेड विश्लेषिक है तो क्या वो एनएससी समाकल है। फिर एक पार्ट और दिखाना है, वो क्या पूछ रहा है, उसके बाद अपन दिखाएंगे किन्हीं भी दो एनएससी समाकलों में एक अचर का अंतर होना चाहिए, यानी दोनों का जब हम डिफरेंस निकालेंगे ना तो वो वैल्यू आपके पास में अचर होनी चाहिए। आ जाओ प्रूफ पे, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट थ्योरम में कई बार पूछ रखा है प्रूफ में। प्रूफ में आ जाओ, क्या कहना चाह रहा है ये। माना फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकल, माना फलन एफ जेड का अनिश्चित समाकल फाई जेड है, जिससे मान लिया फाई जेड है, जिससे अपन कह सकते हैं क्या कि अगर अपन किसका मान लिखें, फाई जेड के लिए अगर अपन वैल्यू लिखें तो एफ जाई डी जाई बनेगा, जिससे फाई जेड के लिए अपन वैल्यू लिखें तो क्या मिल जाएगा, एफ जाई और साथ में डी जाई, और दो पॉइंट मान लिया जेड जीरो से जेड, यानी ये पॉइंट है एक, पहला पॉइंट है जेड जीरो, ये पॉइंट है जेड। एनएससी समाकलन हम कर रहे हैं, तो एनएससी समाकलन जब कर रहे हैं तो इनको मिला रहे हैं, इस पद से भी चले जाओ चाहे इस वाले रास्ते से भी आ जाओ। कल ये अपन देखे थे थ्योरम, तो इसी में कर रहे हैं अपन कि इंटीग्रल अब मान लीजिए फाई जेड है, यानी क्या है, फाई जेड क्या है, इसका पूर्वक है यहाँ पे, ठीक है। तो फाई जेड बराबर जेड जीरो से एफ जाए और डी जाए, एफ जेड डी जेड भी ले सकते हो, तथा फाई डैश जेड बराबर एफ जेड, सब दिया हुआ है। यहां फाई जेड एफ जेड का प्रिमिटिव है, ठीक है। ये दिया हुआ पार्ट था, दिए हुए पार्ट को लिख लिए। हमें दिखाना क्या है, एफ जेड को विश्लेषिक दिखाना है। एफ जेड को विश्लेषिक दिखाने का मतलब क्या हुआ कि एफ जेड को हमें दिखाना है एनालिटिक। एनालिटिक का मतलब क्या हुआ कि वो उसका जो वो क्या होना चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। फिर साथ में हम क्या दिखाएंगे, एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए, एफ डैश जेड जो है वो एग्जिस्ट भी करना चाहिए। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपने पास में एफ जेड था वो क्या है, आपके पास में विश्लेषिक फलन है। क्लियर है। फाई डैश जेड जो है, अब ध्यान से देखना इधर, फाई डैश जेड इज एग्जिस्ट, इट मीन्स फाई जेड इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, फाई डैश जेड जो है ये एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई जेड जो है वो डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल है अर्थात फाई जेड विश्लेषिक है, फाई जेड विश्लेषिक है। फाई जेड अगर विश्लेषिक है तो अपन क्या कह सकते हैं, फाई जेड जब है विश्लेषिक तो फाई डैश जेड भी विश्लेषिक होगा। अब फाई डैश जेड के बराबर ही तो है एफ जेड, इसका मतलब क्या होगा, एफ जेड भी विश्लेषिक हो गया। तो एक पार्ट तो बहुत ही आसान है आपके पास में, नेसेसरी कंडीशन नहीं है, अर्थात फाई जेड विश्लेषिक है। अब फाई जेड अगर विश्लेषिक है तो इस मीन उसका समाकलन एफ जेड, अर्थात उसका समाकल भी विश्लेषिक होगा। उसका समाकल भी विश्लेषिक होगा, अर्थात एफ जेड इज ए एनालिटिक, एफ जेड इज ए एनालिटिक, ठीक है।
तो पहले पार्ट में तो जो दिया हुआ था केवल उसी से थ्योरम आ जाएगी। फिर से देख लेना एक बार, एनएससी समाकल दे रखा था फाई जेड। अब ये मत सोचना कि फाई जेड में फिर ये जाई क्यों ले लिया, डायरेक्ट एफ जेड डी जेड क्यों नहीं लिया इसने। बोला कि अगर एफ जेड डी जेड लोगे तो बोला ये सेम सेम नहीं हो जाएगा क्या, फाई जेड ले रखे हो तो फाई जेड का मान किसी और फॉर्म में ले लो ना। तो फाई जेड किस लिख दी क्या, किस फॉर्म में, एफ जेड और डी जेड फॉर्म में, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो जेड बराबर क्या पुट कर दिए, जाई पुट कर दिए। क्लियर है, तो उसे कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। जेड जीरो से जेड था ऊपर वाली वैल्यू और दिया हुआ था, ये अपन जानते हैं डेफिनेशन। ये फाई जेड जो यहाँ पे इसका पूर्वक है। अब एफ फाई डैश जेड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट करने में क्या होगा कि फाई जेड जो है वो डिफरेंशियल फंक्शन होगा और डिफरेंशियल फंक्शन होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि वो जो होगा आपके पास में एनालिटिक होगा। अब ध्यान से देखना, पर्याप्त तो प्रतिबंध यही मैन है। एक पार्ट तो आसानी से हो जाता है, सफिशिएंट कंडीशन, ठीक है। पर्याप्त प्रतिबंध हमें क्या दिखाना है, हमें एक तरीके से ये वाला पार्ट दिखाना है। ये तो दिखाना है एनएससी समाकल के लिए, ये तो अपन मन से लिए थे, इसको छोड़ दो। हमें एक तरीके से ये दिखाना है, दिया हुआ क्या है, एफ जेड जो है वो एनालिटिक दिया हुआ है। तो गिवन डेट दिया हुआ है, माना कि ऐसे लिख लो, माना कि एफ जेड विश्लेषिक है, एफ जेड विश्लेषिक है तथा हमें सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, फाई डैश जेड बराबर एफ ऑफ जेड। ये हमें सिद्ध करना है, फाई डैश जेड बराबर एफ ऑफ जेड, ये आपको प्रूफ करना है। क्लियर है। अब जब इसके बराबर ये प्रूफ करना है तो फाई डैश जेड का मतलब क्या हुआ, फाई डैश जेड का मतलब क्या हुआ, यही तो हुआ फाई डैश जेड का मतलब कि अपन इस फंक्शन में क्या कर सकते हैं, जो फाई डैश जेड है इसको हम लिख सकते हैं कि फाई जेड प्लस डेल जेड, फाई जेड प्लस का डेल जेड और माइनस का फाई जेड और अपॉन में फिर से डेल जेड और लिमिट लगा दें। ये होती नहीं एक तरीके से डेफिनेशन अवकलनीयता की, ये डेफिनेशन होती है ना अवकलनीयता की। तो वही पार्ट अपन दिखाएंगे, अवकलनीयता वाली डेफिनेशन ही दिखाएंगे अपन, ठीक है। अब जब अवकलनीयता वाली डेफिनेशन दिखाएंगे अपन तो इसके अंदर देखो वैल्यू क्या आएगी, बस वही देखना है, इसके अंदर वैल्यू आएगी क्या। अब इधर ध्यान से देखना, ये पार्ट हमें निकालना है एक तरीके से, इसका मान ये आ जाए, इसके मान ये होता है, इसको अपन लेके चले और करते करते क्या दिखा दे अपन, एफ जेड दिखा दे। तो अब ध्यान से देखना, इसको करने के लिए अपन देखो क्या निकालना चाह रहे हैं, अपन ये निकालना चाह रहे हैं कि फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाई जेड, इसका मान क्या आएगा। अपन बाद में तो क्या है कि डेल जेड से डिवाइड कर देंगे अपन, फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाई जेड का मान क्या आएगा, रख दो फाई जेड वाले के अंदर। तो फंक्शन अपन ने क्या लेट कर रखे, ये लेट किए थे, जेड में ही लेट करते तो पूरा कंफ्यूजन हो जाता है, इधर भी जेड प्लस डेल जेड रहता है, इधर भी जेड रहता है, इसलिए अपन क्या इसको टी में लेट कर लो या फिर जाई में लेट कर लो। तो एफ जेड प्लस का फाई जेड प्लस का डेल जेड तो क्या मिलेगा, फंक्शन है क्या आपके पास में, जेड जीरो से लेकर के जेड, ये फंक्शन। और जेड में क्या इंक्रीज करना है, जेड प्लस डेल जेड, यानी जेड जीरो से जेड प्लस डेल जेड, फंक्शन क्या है एफ जाई और साथ में फिर से डी जाई माइनस फिर से क्या आएगा, जेड जीरो से जेड एफ जाई डी जाई, एफ जाई साथ में डी ऑफ जाई। क्लियर है, ये फंक्शन था हमारे पास में एज इट इज, ठीक है। बोलेगा अपन एक ये भी जानते हैं क्या कि जब इसके अंदर वैल्यू अपन रखेंगे, ध्यान से देखते रहना, ये प्रूफ थोड़ा सा स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड है प्रूफ ये, कि जब हम लेट कर रहे थे ना, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, जेड जीरो से जेड प्लस डेल जेड एफ जाई डी जाई माइनस, इस इंटीग्रल को चेंज करना चाह रहे हैं तो नीचे तो आ जाएगा जेड
ऊपर चला जाएगा जेड जीरो, लेकिन ये बना देगा प्लस, अंदर क्या बचेगा एफ जाई डी जाई, लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फायदा क्या हो गया पता है आपको कि जेड जीरो और जेड जीरो दोनों सेम हो गया, यानी अपन इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, जेड से लेकर के जेड प्लस डेल जेड, ठीक है, जेड जीरो से लेकर के जेड प्लस डेल ऑफ जेड, और फिर साथ में एफ जाई और डी जाई, यानी एफ जाई और डी जाई, ठीक है। ये वैल्यू किसके लिए है, तो ये मान हमारे पास में है फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाई जेड, इसका मान है ये, यहां तक ठीक है क्या। लाना है हमें फाई डैश जेड बराबर, ये तो लाना था फाई डैश जेड को हमें दिखाना था एफ जेड, तो अपन फाई डैश जेड की डेफिनेशन लगा दिए अवकलनीयता की। डेफिनेशन ये होती है डिफरेंशिएबल फंक्शन की, इसको ये कर दिए, इसको ये कर दिए, इसको ये कर दिए। अब बोला कि पता है कि नीचे डेल जेड का डिवाइड करना है, तो अब दोनों तरफ बोले डेल जेड से डिवाइड कर दो, बोला इधर तो क्या बन जाएगा फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाई जेड अपॉन में बनेगा यहां से डेल जेड, इधर आ जाएगा 1 अपॉन में डेल जेड, यहां पे क्या रहेगा जेड जेड प्लस डेल जेड एफ जाई और साथ में डी जाई, क्लियर है। अब आपको पता है ये चीज, टारगेट को बस देखते रहो, फाई डैश जेड बराबर हमें लाना है एफ जेड। अगर अपन इसको ये दिखा दें कि फाई डैश जेड माइनस का एफ जेड बराबर 0 दिखा दें, तो भी वो बात वही है ना। तो अपना टारगेट इसकी तरह ये है अपने पास में टारगेट, यानी अपने को क्या करना है माइनस का एफ जेड अपन दोनों तरफ और कर दें, तो माइनस एफ जेड में इधर भी करना चाह रहा हूं और इधर भी करना चाह रहा हूं। जब दोनों तरफ करेंगे तो इधर वाला तो अपने को मिल जाएगा, इसको बस उठा के अपन 0 करेंगे, तो इसको देखो अपन ये लिख सकते हैं क्या, दोनों तरफ माइनस एफ जेड कर रहे हैं अपन, यानी फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाई जेड अपॉन में डेल जेड और माइनस का एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन में डेल ऑफ जेड, जेड से लेकर के जेड प्लस डेल जेड, जेड प्लस डेल जेड एफ जाई और डी जाई, एफ जाई डी जाई और माइनस का एफ ऑफ जेड, ठीक है। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखने के बाद में अपन देखो ये भी कर सकते हैं क्या, एफ जाई डी जाई माइनस का एफ ऑफ जेड, इसको देखो अपन ये भी लिख सकते हैं कि ध्यान से देखना इधर, अब फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाई जेड अपॉन में डेल ऑफ जेड, अपॉन में डेल ऑफ जेड माइनस का एफ जेड एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो माइनस में क्या आ गया एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ जेड इंटीग्रल जेड जेड प्लस डेल जेड फाई जेड माइनस का एफ जेड पूरे के बाहर डी जाए, ये लिख सकते हैं कि पहले ये बताओ, इस वाले को बता देता हूँ कैसे लिख रहे हैं अपन। ये मत सोचना कि इसको अंदर ले लिया डी जाए को बाहर ले लिया, इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा, अभी देखना ध्यान से, इसको तो हटा दो, ये तो ठीक है 1 अपॉन में डेल जेड फाई जेड, जब डी जेड से होगा मल्टीप्लाई तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका इंटीग्रेशन जेड और जेड प्लस का डेल जेड इस एफ जेड से लगेगा, माइनस प्लस तो कर लेंगे अपन, एफ जेड और फिर साथ में डी जाए, तो एक तरीके से एफ जेड जो है ये क्या है कांस्टेंट है, 1 का जाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 होगा, अब 1 होगा इसमें तो क्या हुआ कि अपर लिमिट रखेंगे तो बनेगा जेड प्लस डेल जेड माइनस का लोअर लिमिट और एक अपॉन में है ये आपके पास में डेल जेड, जेड से जेड भी कैंसिल, डेल जेड से डेल जेड भी कैंसिल, बच जाएगा कि एफ जेड देख लो माइनस में, ध्यान से देखते रहना। तो इस वाले पार्ट को अपन जब अलग से सॉल्व कर रहे हैं ना, देखो फिर से वही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या होगा कि इस वाले पार्ट को अपन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसका लिख दिया अपन डेल ऑफ जेड। अब इधर ध्यान से देखना, अब अपन क्या लिख रहे हैं इस वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को, ये वाला पार्ट तो है ये इधर से, तो यानी फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाई जेड और अपोन में क्या है डेल ऑफ जेड,
और माइनस का है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू। अब इधर ध्यान से देखना। अच्छा, इसको तो लिख दिया मैंने, बार बार इसको लिखने की क्या, दोनों तरफ मोड ले लेते हैं अब तो डायरेक्ट ही, दोनों तरफ ले लेते हैं अब डायरेक्ट ही मोड। ठीक है, दोनों तरफ मोड लेने से पहले डीजे वाले टर्म्स तो बाहर है ही, चलो एक बार और लिख देता हूं इसको। 1 अपॉन में डेल ऑफ जेड, जेड से जेड प्लस डेल ऑफ जेड, एफ जाई माइनस का एफ ऑफ जेड, इसको फिर से दोबारा ही लिख दिया हमें डी ऑफ जेड, एक बार इसको दोबारा एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब इधर से ध्यान देखना, एफ जाई सरल रेखा खंड पर, एफ जाई का मैं कंडीशन लिखना चाह रहा हूं कि एफ जाई था क्या वैसे हमारे पास में, तो एफ जाई जो था सरल रेखाखंड पर प्रत्येक बिंदु जेड पर संतत है, प्रत्येक बिंदु जेड पर संतत है। ये अपन जानते थे, वैसे मैंने फिर भी लिख दिया हमें, प्रत्येक बिंदु जेड पर संतत है, जेड पर संतत है। ठीक है, अगर संतत होगा कंटिन्यूअस होगा मान लो, तो कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या होती है, एफ जाई माइनस का एफ जेड, एफ जाई माइनस का एफ जेड, इसका जो मोड होगा वो लेस देन होगा किससे, एप्सिलॉन से। ये भी जानते हैं, पर इसमें दिक्कत नहीं है, डेफिनेशन जानते हैं। इसके अंदर जाई माइनस का जेड जो है वो डेल से छोटा होता है, ये भी जानते हैं कि जहां जाई माइनस जो जेड है वो डेल से छोटा होता है। ये किसकी डेफिनेशन है, तो ऐसे भी लिख सकते हो कि डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी, डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, अब आ जाओ दोनों तरफ मोड लेने पे, कि दोनों तरफ अपन अगर मोड लेंगे तो वैल्यू अपने पास में क्या आएगी। अपना टारगेट क्या है, बस टारगेट ध्यान रखना, हमें इस वाले पार्ट को तो पूरे को ही हटाना है, जीरो करना है इस वाले पार्ट को तो, और इस वाले पार्ट को जब जीरो कर दोगे तो इसके बराबर जीरो, ये बराबर एफ जेड, और ये डेफिनेशन बनता है फाइव एफ जेड का। अपने इसको जीरो करने के लिए अपनी मेहनत कर रहे हैं कि दोनों तरफ मोड लेने पर, जैसे ही मोड लोगे तो इधर ध्यान से देखना, इधर क्या रहेगी वैल्यू आपके पास में, फाइव जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाइव जेड अपॉन में डेल ऑफ जेड माइनस का एफ जेड, इधर वाले का भी मोड आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू उधर वाले के भी मोड आ जाएगा, मोड 1 अपॉन में डेल जेड इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में क्या है, जेड से लेकर के जेड प्लस डेल जेड, और एफ जाई डी जाई, एफ जाई माइनस एफ जेड, अब फिर साथ में है ये डी जाई, इसका भी आ जाएगा मोड, इसका भी आ जाएगा मोड। ठीक है, ठीक है, इधर भी लग गया मोड और साथ में इस तरफ भी लग गया मोड। अब जब दोनों में मोड लगा दिए अपन, तो इसको तो ठीक है, अपन इसको अब सॉल्व करना चाह रहे हैं। इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या कि 1 अपॉन में डेल ऑफ जेड, जेड से जेड प्लस का डेल ऑफ जेड, यहाँ से एफ जाई माइनस का एफ जेड, और फिर साथ में डी ऑफ जेड। पूरे का जो मोड है, इधर वाले का मान जो है ये लेस देन इक्वल टू हुआ किससे, अलग अलग मोड से, यानी 1 अपॉन में डेल जेड का मोड, फिर इंटीग्रल जेड से जेड प्लस डेल ऑफ जेड। ठीक है, एफ जाई माइनस का एफ जेड, इसका भी मोड, और साथ में डी ऑफ जाई का भी मोड। ठीक है, साथ में डी ऑफ जाई का भी मोड। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू होता है इस वाले से। और फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है, यानी एफ जाई माइनस का एफ जेड एप्सिलॉन से क्या है, लेस है, तो यानी इसके बराबर अपन लिख सकते हैं, इसके बराबर लिखना चाह रहे हैं अपन क्या, या फिर लेस देन कर देता हूँ इसी वाले वैल्यू को, इसी के आगे आएगा, मैं नीचे लिख देता हूँ
लेस देन हो जाएगा किससे, 1 में डेल जेड के मोड, और ये पूरा पूरा क्या है, एप्सिलॉन से लेस देन है, यानी ऊपर क्या आ जाएगा एप्सिलॉन, एप्सिलॉन से लेस देन है नहीं तो एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में डेल जेड, और फिर ये तो पूरा हट ही गया, और डी जाई, या फिर इसको डी जेड भी अपन बोल सकते हैं, एफ जाई माइनस का एफ जेड और साथ में डी जाई, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, डी ऑफ जेड, डी ऑफ जाई बोल लो या डी ऑफ जेड बोल लो, एक ही बात है वो तो, ठीक है। तो साथ में डी जाई बोल दो या फिर डी जेड बोल दो, ये 1 डेल जेड इज इट इज, ये पूरा क्या है एप्सिलॉन से लेस है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की डेफिनेशन से, कंटिन्यूअस संततता की डेफिनेशन से, और डी जाई जो है वो क्या बन जाता है, डेल ऑफ जेड, पूरा कट जाएगा, ये बन जाएगा एप्सिलॉन, और ये टेंस टू लगभग एप्सिलॉन क्या होता है, टेंस टू होता है 0। मतलब कुल मिला के देखो बात ये है कि ये अप्लाई करने के बाद में इस वाले पार्ट को आपको 0 करना है, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगा करके, संततता की डेफिनेशन लगा करके ये होता है इस वाले से छोटा, और अपन डी जेड नहीं लेट करते, मान लो डी जेड लेट करते तो यहाँ पे रहता है डी जेड का मोड, और डी जेड का मोड जो होता है वो क्या होता है, डेल जेड का मोड, इसलिए अपन ऐसा लिख रहे हैं, लेंथी तो होती है भी, ये कैंसिल हो जाए, कैंसिल होकर बन गया ये एप्सिलॉन लेस देन, और ये लगभग टेंस टू होता है 0। इट मीन्स फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस फाई जेड और अपॉन में डेल ऑफ जेड माइनस का एफ जेड का जो मोड है वो क्या आ गया, इक्वल टू 0, टेंस टू 0, लगभग 0, तो एक ही बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट मीन्स फाई जेड प्लस डेल जेड माइनस का फाई जेड अपॉन में डेल ऑफ जेड, अपॉन में डेल ऑफ जेड, ये इक्वल होता है किसके, एफ ऑफ जेड के, और ये किसके वैल्यू है, फाई डैश जेड इक्वल टू आ गया एफ ऑफ जेड। तो दो कंडीशन था, सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में अपन क्या किए, सबसे पहले लेट करके चले कि जो फंक्शन था अपने पास में वो इनडेफिनेट फॉर्म को यानी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था, तो हमने क्या दिखा दिया कि एफ जेड एनालिटिक है, फिर क्या मान लिया अपन कि एफ जेड एनालिटिक है, तो अपन ये दिखा दिया कि ये बराबर ये है। अब इसी में एक पार्ट और पूछ रहा है, इसमें एक ही पार्ट और पूछ रहा है, दूसरा भाग, वो देखो क्या था दूसरा पार्ट, सेकेंड पार्ट देखो क्या था कि दो अनिश्चित समाकलों में से एक का अचर अंतर होता है, दो अनिश्चित समाकल में एक का अचर अंतर होता है, अनिश्चित समाकल मतलब इसी की बात कर रहा है, ठीक है। अब ये दूसरा पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट, लेट फाई जेड, दो लेना अपने को, तो फाई जेड और साई जेड ले लेते हैं, साई जेड फलन अनिश्चित समाकल इसकी बात कर रहा है, ये इसके लिए क्या कहिए अपन, दो दो फलन मान लिए अलग अलग, एक तो मान लिया अपन क्या फाई जेड और एक मान लिया अपन साई जेड, एफ जेड के दो अनिश्चित समाकल है, फाई जेड और साई जेड फलन एफ जेड के दो अनिश्चित समाकल है। अगर अनिश्चित समाकल होगा दोनों के लिए तो अपन लिख सकते हैं क्या कि फाई डैश जेड बराबर एफ जेड, ये अपन जानते हैं, फाई डैश जेड बराबर एफ ऑफ जेड, फाई डैश जेड बराबर एफ ऑफ जेड। इसी को मान लेते हैं किसका, दूसरा एक और है तो वो और मान लेते हैं क्या, साई डैश जेड बराबर भी एफ जेड, साई डैश जेड बराबर भी क्या हो जाएगा, एफ जेड हो जाएगा, और जो जेड है फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू, उसी के अंदर जी में ही होगा वो प्रेजेंट, ठीक है। इट मीन्स इसके बराबर ये लिख सकते हैं अपन, यानी अपन कह सकते हैं कि देखो फाई डैश जेड बराबर हो सकता है साई डैश जेड के, जब फाई डैश जेड दो अनिश्चित समाकल लेना था, एक तो ले लिया फाई जेड, एक ले लिया साई जेड, और अनिश्चित समाकल डेफिनेशन क्या होती है, फाई डैश जेड बराबर एफ जेड,
तो फाई डैश जेड बराबर भी एफ डैश और साई डैश जेड बराबर भी एफ जेड। तो अगर इन दोनों को बराबर ले लें तो इनको मिलाकर अपन ये लिख सकते हैं क्या कि साई डैश जेड माइनस का फाई डैश जेड इक्वल टू 0 लिख सकते हैं इसको ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं ना ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोनों तरफ क्या कर दे डी अपॉन में डी जेड लगा दे दोनों तरफ, तो देखो क्या बन जाएगा, डी ऑफ डी जेड साई जेड, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस डी ऑफ डी जेड फाई जेड इक्वल टू 0। दोनों में से बाहर निकाल कर अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, डी अपॉन में डी जेड एक साथ बाहर, साई जेड माइनस का फाई जेड बराबर भी 0। डी अपॉन में डी जेड जब यहां से हटाएंगे तो क्या मिलेगा, साई जेड माइनस का फाई जेड बराबर सी। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, साई जेड बराबर फाई जेड प्लस का सी, साई जेड बराबर फाई जेड प्लस का सी। अतः दोनों अनिश्चित समाकल में एक का अचर अंतर होता है। अतः दोनों अनिश्चित समाकल में एक का अंतर अचर होता है। ठीक है, इसको 2-3 बार करना पड़ेगा आप लोगों को कि थ्योरम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसके अंदर जाई में ले गए थे अपन, फिर उसको आगे अपन सॉल्व किए थे। ठीक है, इसको 1-2 बार करना। आ जाओ नेक्स्ट थ्योरम पे आ जाओ, फंडामेंटल थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये फंडामेंटल थ्योरम इंटीग्रेशन के लिए, यानी समाकलन का मूल प्रमेय का फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, टॉपिक डाल लो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल, इंटीग्रल कैलकुलस 4, कैलकुलस 4, कैलकुलस 4 कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फंडामेंटल थ्योरम आधारभूत प्रमेय, किसके लिए, सम्मिश्र समाकलन का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट देखो, नाम से भी पूछ सकता है कई बार कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के फॉर किसके लिए, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल के लिए। स्टेट एंड प्रूफ ही पूरा एज इट इज दे देगा। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन का मूल प्रमेय। ठीक है, फलन क्या है, माना एक सा संबद्ध प्रांत, माना एक सह संबद्ध प्रांत जी में, माना एक सा संबद्ध प्रांत जी में एफ जेड एक मान्य विश्लेषिक फलन है। एफ जेड एक मानी विश्लेषिक फलन है। विश्लेषिक फलन है, एफ जेड एक मान्य विश्लेषिक फलन है। ए बी बिलोंग्स टू जी तब तथा ए बी बिलोंग्स टू जी देन ये प्रूफ करना है। ए से बी एफ जेड डी जेड, ए से बी एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू फाई बी माइनस का फाई ए, एफ जेड डी जेड इक्वल्स टू फाई बी माइनस का फाइव ए। यहाँ फाई जेड एफ जेड का एनसी समाकल है। फाई जेड
एफ जेड का अनडेफिनेट इंटीग्रल है, अनिश्चित समाकल है, अनिश्चित समाकल है। समझ गए क्या कहना चाह रहा है कि सिंपली कनेक्टेड रीजन में एफ जेड क्या है, एनालिटिक फंक्शन है, देन प्रूफ करना है ये, और साथ में कंडीशन क्या दे दिया कि जो फाई जेड है वो एफ जेड का क्या है आपके पास में अनिश्चित समाकल है। ठीक है, प्रूफ में आ जाओ। पहले तो फंक्शन लेना पड़ेगा, तो लेट कर लेते हैं एक एफ जेड, वही सेम टू सेम 2 पॉइंट है जेड 0 से जेड, एफ जेड डी लेट कर लो, अलग करना है तो साथ फिर से मैं अलग कर देता हूँ एफ टी और डी टी। ये अपन जानते हैं, कहाँ से जानते हैं अपन कि 2 पॉइंट है, इसमें इंटीग्रेशन कहीं से भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है ये। ठीक है, चाहे इधर से इंटीग्रेशन करो चाहे इधर से इंटीग्रेशन करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बता चुका हूँ मैं। तो 2 पॉइंट के बीच में आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। एक डाल दी क्वेश्चन नंबर 1, तथा दिया हुआ है, तथा दिया गया है फाई जेड एफ जेड का इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रल है, अतः फाई जेड एफ जेड का अनिश्चित समाकल है। अतः फाई जेड बराबर एफ जेड प्लस के भी लिख सकते हैं अपन, फाई जेड बराबर एफ जेड प्लस का के, क्योंकि ये भी लिख रहे हैं अपन किस बेस पे लिख रहे हैं अपन, क्योंकि इससे पहले भी अपन थ्योरम में यही किए थे कि 2 अनिश्चित समाकलों का अंतर जो होता है, इन 2 अगर मान लो इनडेफिनेट इंटीग्रल हो, उनका जब डिफर निकालोगे तो उसका जो आएगी वैल्यू एक कांस्टेंट आएगी। ये अपन देखे थे, उसमें अपन साई जेड लेके किए थे, तो अभी अपन ये देखे थे ना कि फाई जेड इक्वल टू बन गया था साई जेड प्लस का सी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, साई जेड मान लो फाइव एफ ई मान लो फिर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एफ जेड बराबर क्या लिख दिया अपन ने, अपने को जो प्रूफ करना है वो एफ जेड फॉर्मेट में करना है, और फाइव भी 5 है, इसलिए इसको अपन क्या ले लिए, एफ जेड फॉर्मेट का ले लिए। अतः ये बराबर ये हम जानते हैं, ब्रैकेट में लिख लेना, हम जानते हैं। ठीक है, फाई जेड बराबर ये कंप्लीट, अभी भी अपन थ्योरम में किए थे। ठीक है, इसका नाम डाल देता हूं 2 नंबर, 2 नंबर। टारगेट ध्यान रखो, हमें ये लाना है, बोले इसको लाना है, मान लो बी और ए में चेंज करना है, बोले जब फाई जेड का मान है, बोले इसी टाइप का तो था ये 5a, तो जेड की जगह बी रख दो ना, कहाँ दिक्कत आ रही है। अभी यहाँ पे कोई बोले सर अपन साई जेड लेते तो साई जेड लेते तो साई जेड रहता है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, साई जेड लेके बता दूंगा अभी। समीकरण 2 में जेड की जगह बी रखने पर, समीकरण 2 में पुट जेड इक्वल्स टू ए एंड बी, देन वी गेट क्या क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा फाई ए इक्वल्स टू मिल जाएगा एफ ए प्लस का के, अब के से भी कंफ्यूज थोड़ी हो, सी कांस्टेंट कुछ भी आ सकता है, और फाई बी बराबर एफ बी प्लस का के। ठीक है, इसका नाम डाल दिए अपन, एक का नाम डाल दिए 3 नंबर और एक का नाम डाल दिए 4 नंबर। साई जेड रहता तो क्या मिलता, साई ए प्लस का के, साई बी प्लस का के। ठीक है, साई अपन इसलिए नहीं लिए क्योंकि अपने को एफ जेड भी बनाना था ना, तो फिर वो साई में बन जाता, और साई की जगह फिर अपने को एफ जेड बनाना था, इसलिए अपन उसका नाम क्या दे दिए, एफ जेड नाम दे दिए। तो इससे कन्फ्यूज मत होना, हर चीज का लॉजिक होता है। साई जेड अपन इसलिए नहीं ले रहे हैं, एफ जेड इसलिए ले रहे हैं कि आगे जगह पता चलेगा आपको। हमें तो एक तरह तो 5b माइनस का 5a बनाना है, तो 5b माइनस का समीकरण 4 में समीकरण 3 को घटा देते हैं। नाउ वी सब्ट्रैक्ट
ऐसे लिख देता हूं, नाउ वी सबट्रैक्ट इक्वेशन 4 minus 3, then we get क्या मिल जाएगा यहां से 5b माइनस का फाई ऑफ a इक्वल्स टू एफ बी प्लस का k माइनस का f ऑफ a माइनस का k, प्लस के माइनस के कैंसिल, यानी 5b माइनस का फाई ऑफ a इक्वल्स टू एफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, इक्वेशन नंबर 5। ये समझ गए क्या, अगर दोनों को घटा दिए, क्यों? क्योंकि एक तरफ का तो पहले तैयार हो, तो इस तरफ का तैयार हो गया हमारे पास में 5b माइनस का 5a। बोला एक तरफ तो एफ बी माइनस का एफ ए बन रहा है, जबकि लाना तो इस फॉर्मेट में था, बोला बी आ जाएगा। बोला इसको अपन क्यों माने थे, फिर इसके अंदर रख दो जेड की जगह एफ जेड, एक बार एफ ए बना दो, एक बार एफ बी बना दो, इधर से वैल्यू आ जाएगी। पुनः है again put z equals to a and b in equation 1, then in equation 1 then तब क्या बनेगी हमारे पास में, ये देखो रख दो इसके अंदर वैल्यू, देखो क्या क्या आएगी हमारे पास मान। ठीक है, क्या बनेगा, एक तो बन जाएगा एफ ऑफ ए इक्वस टू z0 से z एफ टी डी टी, एफ ऑफ बी बराबर z0 से z एफ टी और साथ में डी टी। हम क्या बना दिए, फाई ए भी बना दिए और फाई बी भी बना दिए। ठीक है, क्लियर है, z0 से z एफ टी डी टी, और z की जगह अपन क्या रख रहे हैं, ये लिखना मत भूलना, z की जगह अपन a रख रहे हैं, तो ये बन जाएगा a और ये बन जाएगा z की जगह b। दूसरा पार्ट बनाने के लिए अपने को, ये तो ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए अपने को निकालना है एफ बी माइनस का एफ ए, तो एफ बी में से एफ ए को हटा दो क्या क्या मान आएगा, देखना तो ध्यान से, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस का एफ ऑफ ए इक्वस टू एफ बी यानी z0 से b, z0 से b एफ टी डी टी, ठीक है, माइनस z0 से a एफ टी डी टी। अब मान लो सपोज करो कि पहले ही अगर एफ जेड लेट कर लेते एफ जेड डी जेड, तो जेड यहाँ पे भी रहता, यहाँ पे भी चेंज हो जाता, फिर अपने पास में आ ही नहीं पाता। अगर पहले ही मान लो जो अपन लेट किए थे ना, ये z0 से z और ये एफ जाई लेट किए थे, डी जाई, किसी में टी ले लिए थे अपन, इसमें टी लिए थे अपन, अगर पहले जेड में मान लेते तो फिर अपन टारगेट नहीं आ पाता ना, इसलिए वो टारगेट के अकॉर्डिंग जो था ना, इसलिए अपन लेट करते, किसी में जाई लिए हैं, किसी में टी लिए हैं, तो वो हल्का हल्का आपको ध्यान ही रखना होता है। आ जाओ इस वाले पे, इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए इक्वस टू उस वाले को लिमिट को चेंज कर देंगे क्या, प्लस हो जाएगा अपने आप ही, z0 से b एफ
टी डी टी प्लस ए से Z0 एफ टी डी टी। ठीक है, दोनों को मिला के देखो अपन ये भी लिख सकते हैं क्या, एफ ऑफ बी माइनस का एफ ऑफ ए, Z0 कैंसिल, यहां से क्या मिलेगा, ए से बी एफ टी और फिर साथ में डी टी, एफ टी और फिर साथ में डी ऑफ टी। ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ आगे आ जाओ, एफ टी और फिर साथ में डी ऑफ टी, ये बन गया हमारे पास में, ए से भी एफ टी डी टी। टी वाले को फिर से अपन जेड में भी चेंज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, तो इसे लिख सकते हैं अपन एफ जेड फिर साथ में डी जेड ए से बी, पहले मान ले तो भी आ जाता हमारे पास में, तो वैल्यू क्या आ गई, ए से बी एफ जेड और डी जेड। क्लियर है, एफ जेड और साथ में डी ऑफ जेड। आता है रख दो उसके अंदर, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन 5, देन वी गेट क्या क्या मिलेगा इसके अंदर से, 5b माइनस का 5a, ये तो रहेगा एज इट इज, माइनस का 5 ऑफ a, 5b माइनस का 5 ऑफ a, 5b माइनस 5a इक्वल्स टू fb माइनस का fa, यानी a से b एफ जेड और साथ में डी जेड, एफ जेड और फिर साथ में डी ऑफ जेड। ये बात कहाँ से लिख दिया अपन, इस इंटीग्रल वाले फॉर्मेट से लिखे हैं अपन ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये थ्योरम अपन किए हैं इस वाले पार्ट के अंदर। तो ये था हमारे पास में 7th वाले चैप्टर के अंदर इतने सारे थ्योरम। अब ये ध्यान रखना बस इसके अंदर कि अब जो क्वेश्चन अपन करेंगे ना, वो क्वेश्चन सारे एक थ्योरम और है हमारे पास में, उसको भी कराऊंगा, जिनसे पहले अपन कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये ध्यान रखना सभी क्वेश्चनों में केवल कंटूर बेस ही है, कंटूर के बारे में जब तक नहीं पता होगा, जब तक उसको आप लोग नहीं डायरेक्शन में घुमा पाओगे। फिर से हल्का सा नॉलेज दे देता हूँ रफली, ये कंटूर है आपके पास में, इस कंटूर का नाम है एक्सेस ऑफ सिंपली कनेक्टेड रीजन, यानी पूरे कंटूर को अपन क्या कर सकें, एक बिंदु पर यानी कॉन्ट्रैक्टेड वन सिंगल पॉइंट, इसको अगर अपन एक पॉइंट पे क्या कर सकें, संकुचन कर सकें, तो कहलाता है वो आपके पास में क्या, एकससबद्ध प्रदेश। इसी एकससबद्ध प्रदेश की अगर बात, और ये हमेशा वामावर्त दिशा में ही घूमेगा, ऐसे ही घूमेगा। अगर इसका डायरेक्शन चेंज करोगे तो हमेशा इसका डायरेक्शन चेंज करते ही क्या आ जाएगा, साइन आ जाता है, वो आ जाता है नेगेटिव। ये बहुत काम की चीज़ है, सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं से होंगे। ठीक है, और सेकेंड वाला पार्ट अगर बहुसंबंधित की बात करोगे तो बहुसंबंधित में क्या होता है कि बाहर वाला जो है वो तो घूमेगा हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अंदर के जो भी आपके पास में शेप है, जैसे बाहर वाला सी नाम दे दिया, सी वो नाम दे दिया, अंदर वाला मान लो ये आगे एक में अंदर, एक में मान लो ये दे दिया, स्क्वायर दे दिया, कुछ भी दे दिया मान लो, तो इसको जब इस कंटूर से जब इसको अभी इसको वाला जो नाम है वो है बहुत संबंधित प्रदेश, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि ये जो शेप है ये दोनों शेप इस कंटूर से बाहर है, इस कंटूर से दोनों के दोनों शेप बाहर है। तो इस कंटूर को अपन क्या करेंगे, इसी में चेंज करने के लिए अपन एक काम में लिए थे, क्रॉस कट को काम में लिए थे, जिसका नाम बोल रहे थे अपन पार काट।
क्रॉस कट को काम में ले रहे थे अपन, और उस क्रॉस कट की सहायता से अपन क्या किए कि सबको काट करके एक अपन क्या किए उसी वाले सी वाले से मिला दिए। सबको सभी को अपन क्या किए काट करके उन सभी को अपन मिला दिए एक बाहर वाले पार्ट से। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ हमारे पास में कि अब ये जो था हमारे पास में पहले मल्टी कनेक्टेड रीजन, अब वो किस में चेंज हो गया, सिंपली कनेक्टेड रीजन में चेंज हो गया। ये मल्टी कनेक्टेड रीजन अब चेंज हो गया सिंपली कनेक्टेड रीजन में, मल्टी कनेक्टेड रीजन चेंज हो गया सिंपली कनेक्टेड रीजन में। ये ध्यान रखना बस, क्लियर है। अब इसके बाद में अगर बात करेंगे मान लो अपन, तो जितने भी शेप है, ये भी शेप है तो इसको भी आपको मिलाना पड़ेगा, इसको भी आपको मिलाना पड़ेगा, सबको चेंज करना पड़ेगा। इसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा, और इसको चेंज करने के लिए फिर से वही क्रॉस कट को काम में लेंगे। अब ये ध्यान रखना कि बाहर वाला चलता है आपका में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन अंदर के जो पोर्शन है वो हमेशा चलेगा किस, इस वाले से आओगे मान लो, इस वाले से आकर के अब ये जो अंदर वाला है वो चलेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बाहर वाला चलता है वामावर्त दिशा में, अंदर वाला जो पोर्शन है वो चलता है दक्षिणावर्त दिशा में। और क्रॉस कट का काम क्या है कि उन सभी को जितने भी शेप है इसके अंदर, चाहे C1 हो, C2 हो, चाहे C3 हो, C4 हो, उन सभी को बहुत संबंधित प्रदेश को एक सा संबद्ध प्रदेश में क्या करता है, ये परिवर्तित करता है। बहुसंबंधित प्रदेश को एक सा संबद्ध प्रदेश में ये परिवर्तित करता है। किसकी सहायता से, विथ हेल्प ऑफ क्रॉस कट, विथ हेल्प ऑफ क्रॉस कट, पार काट की सहायता से क्या करता है, ये इसको इस वाले के अंदर चेंज करता है। क्लियर है। तो यही हमें बस ध्यान रखना है कि इनको चेंज अपन कैसे करेंगे। अब क्वेश्चन जो होंगे हमारे पास में, क्वेश्चन में क्या होगा कि अलग अलग वैल्यूज दी रहेगी आपके पास में, कि बाहर वाला तो कंटूर है ही आपके पास में, अब बाहर वाले के, अच्छा एक और ध्यान रखना कि हमेशा क्रॉस कट का जब अपन लिखते हैं ना, तो वो एक बार जब इधर से जाएगा मान लो, तो एक बार तो साइन आएगा इधर वाला साइन, और एक बार फिर साइन आ जाएगा अपोजिट वाला, बाहर भी तो निकलेगा, जब अंदर की तरफ जाएगा तो बाहर भी तो निकलेगा दोबारा। तो एक बार जब अंदर जाएगा तो ये वाला साइन, फिर बाहर निकलेगा तो ये वाला साइन, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये भी ध्यान रखना। तो पार काटे का काम कुछ होता नहीं है, वैसे लिखते हैं वो कटने के लिए अपन लिखते हैं। बाकी फायदा क्या करता है कि मल्टी कनेक्टेड को चेंज कर देता है ये सिंपली कनेक्टेड रीजन में, मल्टी कनेक्टेड को चेंज करता है सिंपली कनेक्टेड रीजन में। इसको बस इसी में अपने को चेंज करना है, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें इस क्वेश्चन को करना है। इसके अपन हम क्वेश्चन करेंगे, वो करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।